Hello students, welcome in the Megaman tutorial. This is Shubham Gupta, your chemistry expert, and today we will start our new topic from first chapter of class 10th chemistry, that is chemical reactions and equations. So students, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री। और क्योंकि आपने इसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही होगी, जैसे कि आपको पता होगा क्लास 7th 8th से आप पढ़ते आ रहे हो कि केमिकल रिएक्शंस क्या हो रही हैं, कोई केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, केमिकल रिएक्शंस का क्या मीनिंग है। अब हम इस स्टैंडर्ड पर क्लास 10th में हम ये समझेंगे कि क्लास जो हमारा केमिकल रिएक्शंस है उसका मीनिंग क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। तो अगर स्टूडेंट मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि चेंज, हमारे आसपास जो चेंज होते हैं, जैसा कि हमें पता है हमारे आसपास कॉन्टिन्यूसली हर चीज़ चेंज हो रही होती है, ठीक है, आप सुनते भी हो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हर चीज़ चेंज होती रहती है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, रुकी नहीं रहती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने टाइप के चेंज होते हैं, टाइप ऑफ चेंज, तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल दो टाइप के ही चेंजेस होते हैं। या तो वो चेंज होगा आपका फिजिकल, या वो चेंज आपका होगा केमिकल। या तो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, ठीक है। आप अपने आसपास देख लो, कोई भी चेंज आप ऑब्जर्व करो, या तो फिजिकल होगा या फिर केमिकल होगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज हम कैसे पता करेंगे कोई चेंज फिजिकल है या कोई चेंज केमिकल है। देखिए अगर फिजिकल चेंज होगा तो इसका मतलब होगा वहां पर कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म इन फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस या नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेकिन जब भी केमिकल चेंज होगा हमेशा ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, हमेशा कुछ नया सब्सटेंस जरूर बनेगा, ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, हमेशा कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बनेगा। एक और छोटा सा डिफरेंस है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि वो चेंज फिजिकल है या केमिकल है। जैसे जो फिजिकल चेंज होगा उसको आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिवर्सिबल चेंज होता है। बट केमिकल चेंज इट इज इररिवर्सिबल, ऑलवेज रिमेंबर इररिवर्सिबल। ये कैसा होता है, इररिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या समझा हमने, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस को आप मेल्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर को वापस से फ्रीज करो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये चीज आप रिवर्स कर सकते हो ना, आप आइस को अगर हीट करोगे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप वाटर को वापस से कूल करो फ्रिज में रख दो जाके, क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये चेंज आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। और यहां पर आप देखो कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बन रहा है, जो फॉर्मूला आइस का होगा वही फॉर्मूला वाटर का होगा, आइस का फॉर्मूला भी H2O होगा, वाटर का फॉर्मूला भी H2O होगा। क्या कोई नया सब्सटेंस बना, नहीं। क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है, यस। तो ये कैसा चेंज हुआ, फिजिकल। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखिए डिसोल्यूशन ऑफ शुगर या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट भी लिख सकते हो। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, आप पानी में क्या करो, शुगर ऐड कर दो, तो वहां पर क्या कोई नया सब्सटेंस बनेगा, बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो कई सारे आपने सेपरेशन टेक्निक पढ़ी है क्लास 9th में, आप किसी भी सेपरेशन टेक्निक से, सुटेबल सेपरेशन टेक्निक से आप वाटर और शुगर को अलग कर सकते हो। आपने क्लास 9th में पढ़ा भी हुआ है कि सॉल्ट से हम वाटर को अलग करते थे, वाटर से सॉल्ट को अलग करते थे। तो ये चीजें रिवर्सिबल हैं, आप रिवर्स कर सकते हो और यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेकिन जब भी कोई केमिकल चेंज होगा हमेशा कुछ नया चेंज बनेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए नेचर में, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब कोई फ्रूट पक जाता है तो वहां पर क्या हो रहा होता है, वहां पर कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है, तभी तो उसका टेस्ट बदल जाता है, तभी तो उसमें नए फॉर्मेशन हो जाते हैं, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसके अलावा रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग आप जानते होंगे, जैसे लोहे में जंग लगना हिंदी में बोले अगर, ठीक है, तो रस्टिंग उसे बोल सकते हैं। वहां पर भी नया सब्सटेंस बन जाता है और उसे आप रिवर्स भी नहीं कर सकते, कोई फिजिकल मेथड से वहां पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा कुकिंग, सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। कुकिंग ऑफ फूड,
फूड का कुक होना, अगर एक बार फूड कुक हो गया तो क्या वापस से पहले वाला वेजिटेबल्स ला सकते हो? नहीं ला सकते। एक बार रस्टिंग हो गई तो रस्टिंग से जो रस्ट आपकी मिलती है, जिसे आप ऐसे ब्राउन कलर का होता है, उस ब्राउन कलर से आप वापस आयरन में नहीं जा सकते, फिजिकल मेथड से नहीं जा सकते। और अगर एक बार फ्रूट पक गया तो वापस से वो कच्चा नहीं हो सकता पहले से, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जहां कोई नया सब्सटेंस नहीं बने जो रिवर्स हो सके, केमिकल चेंज वो होते हैं जहां पर कोई नया सब्सटेंस बन जाता है और ये इरिवर्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो चलिए, अब हमें तो पढ़ना था केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, उसका इससे क्या रिलेशन है। देखिए, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। आप कुछ नोट करना चाहें कर लीजिए। देखिए, इसको मैं इरेज करता हूं। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन इससे कैसे रिलेटेड है। देखिए, यहां पर मैं एक नोट लिखने जा रहा हूं, अब वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको यह आइडिया लगेगा कि केमिकल रिएक्शन का इनसे क्या रिलेशन है। देखिए, तो यहां पे नोट क्या है, नोट ये है दैट all chemical changes are the example of chemical reaction। बस यही बात मुझे आपको बतानी थी। जितनी भी केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। अब देखिए, तो केमिकल, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर द, ठीक है, ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्चुअली में एग्जांपल होते हैं केमिकल चेंज के, ठीक है। दे आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। बस इतना ही आप समझ गए होंगे कि जो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में है वो क्या है, वो केमिकल चेंज है, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बनेगा। तो अब अगर आपको केमिकल रिएक्शन डिफाइन करना हो तो आपके लिए बहुत आसान है। देखिए, मैं डिफाइन भी कर रहा हूं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन, हालांकि बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो, फिर भी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। देखिए, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होगा, द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed। ये एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि नया सब्सटेंस, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया आपको, केमिकल चेंज में क्या होता है, कुछ नया बन जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। तो केमिकल रिएक्शन भी केमिकल चेंज है, तो नया सब्सटेंस तो बनना है और साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग होगी। मतलब पहले जो आपने लिया है, आफ्टर द रिएक्शन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी उसके रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा और क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये क्या है, हाइड्रोजन। क्या होता है हाइड्रोजन, नेचुरली कैसा होता है, गैसेस स्टेट में होता है। और देखिए, ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ये भी गैसेस स्टेट में होता है। अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इनको इलेक्ट्रिक स्पार्क दें, लिख देते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए कितनी अजीब बात है, हाइड्रोजन एक गैस है, बिल्कुल अलग गैस है। हाइड्रोजन गैस बहुत ही कंबस्टिबल गैस होती है, तुरंत आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन गैस सब जानते हैं क्या होता है। जब हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग, लेकिन जब ये दोनों मिले, इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, यहां पर क्या बन गया, वाटर बन गया, और इसको तो हम लोग पीते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, अब वही देखो, अब डेफिनेशन में आ जाओ। द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बन गया, जैसे कि वाटर, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू प्रॉपर्टीज का मतलब इन्हीं की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग और जो बना है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप इंग्लिश में क्या करते हो, अल्फाबेट्स में क्या करते हो, आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर्स में ही आप क्या करते हो, उन लेटर्स को ऐड करके हमेशा एक नया वर्ड बना लेते हो, उन लेटर्स को आप अरेंज करके नया वर्ड बना लेते हो। इसी तरीके से हमारे पास आज के टाइम पर 118 एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में, 118 एलिमेंट्स हैं। तो ये 118 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके तरह तरह के कंपाउंड बनाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी उनके रिएक्टिंग एलिमेंट से
हमेशा डिफरेंट होती है। इसी वजह से हमारे पास आज के टाइम पर लाखों कंपाउंड मौजूद हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई, बट क्वेश्चन ये आता है, आप जरूर सोच रहे होंगे कि जरा देखिए यहां पर हाइड्रोजन, जरा ध्यान देते हैं, अब इनको क्या बोलते हैं, जरा इसको भी मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। काफी आप बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं उनका क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो बन जाता है आफ्टर द प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, उससे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। चलिए अब रिएक्टेंट की बात करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पर देखो फॉर्मूला देखो ध्यान से, आपके रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड भी क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इनकी प्रॉपर्टी इतनी डिफरेंट कैसे हो गई? क्वेश्चन सही है ना, कि रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो इनकी प्रॉपर्टी अचानक से इतनी बदल कैसे गई? तो यहां से दो बातें समझ में आई। क्या बात समझ में आई? देखिए मैं लिखता हूं, दोनों बातों को लिखता हूं, ठीक है। पहली बात तो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, लिखता हूं यहां पर, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है, इन अ केमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन atoms remain same, atoms remain same। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि काफी बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जो एटम्स होंगे, एटम्स वो हमेशा सेम रहेंगे। मतलब अब देखो ध्यान से, रिएक्टेंट साइड आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तब भी हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ऐसा नहीं हुआ कि रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन था और आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, या रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन था और आफ्टर द रिएक्शन ये ऑक्सीजन कुछ सल्फर में कन्वर्ट हो गया या हीलियम में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं होगा, जो एटम रहेगा वो वैसा ही रहेगा। तब क्या चेंज होता है? देखिए सेकंड नोट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है एटम तो सेम रहते हैं, बट क्या हो जाता है, ओनली रीअरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बट ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्या हो जाता है, उनका एटम्स का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है। अब ये रीअरेंजमेंट वर्ड का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से देखिए। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, नेक्स्ट जो मैं आपको इसको इरेज करने के बाद बताऊंगा, वहां पे मैं आपको रीअरेंजमेंट का मीनिंग बताऊंगा क्या होता है। पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। देखिए अब मैं इसके आगे आपको बताता हूं कि रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है और कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हो जाता है, इसको समझते हैं। देखिए तो आपको ये तो पता चली गया केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाए और जिसकी प्रॉपर्टी भी कंप्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए इसको मैं इरेज कर लूं, जी देखिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब देखिए कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूं, क्या होता है ये आपको पता है, कैसे होता है ये आपको मैं बताता हूं। जैसे देखिए सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, क्या बन गया, वाटर बन गया। देखिए रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है, क्या सेंस है, इसको समझते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि जब मेटल नॉन मेटल कंबाइन होते हैं तो वहां पर आयनिक बॉन्ड होता है, और जब नॉन मेटल कंबाइन होते हैं तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास 9th में पहले से ही होगी, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसी होती है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन होता है, पता होगा आयो, क्योंकि क्लास 9th में चीज आप पढ़ के आए हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि यहां पर आप अगर ऑक्टेट की बात करोगे, ऑक्टेट रूल से फाइंड करोगे, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो मैं यहां पे एक लाइन और लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शंस, देखिए क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, ये जो बनाए हो यही बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इन अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन
पुराने बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और नए बॉन्ड बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या मतलब है रीअरेंजमेंट का, कि जो पुराने बॉन्ड होंगे रिएक्टेंट साइड के वो टूट जाएंगे, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स, जो नए बॉन्ड होते हैं वो बन जाते हैं, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। देखिए, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा था, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड टूटेगा। यहां पर देखिए, और ये कैसे टूटेगा, जो आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दे रहे हो ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क ही इन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करेगा। और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन, अब इसमें देखिए कैसे अरेंज होंगे, देखिए ऑक्सीजन ऐसे होगा, और ये इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से सराउंड हो जाएंगे या सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो आप देखो ना, पहले हाइड्रोजन कैसे अरेंज था, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ। ऑक्सीजन कैसे अरेंज था, दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अरेंज था। लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिक स्पार्क दी आपने, इनके बॉन्ड्स टूटे, ये एटम्स रीअरेंज होंगे, एटम सेम रहेंगे बट रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज होके कुछ ऐसे बन जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर आपके नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसमें एटम सेम रहते हैं, केवल रीअरेंजमेंट होता है, मतलब ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ, हमें कैसे पता चलेगा, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो पहचान होनी चाहिए ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ, तो देखिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए मैं आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा और उनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक मतलब पहचान क्या है केमिकल रिएक्शन की। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की पहचान क्या है। और अभी एक बात और, अभी तो हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शन को समझा है, केमिकल इक्वेशन को तो अभी हमने समझा ही नहीं कि केमिकल रिएक्शन तो समझ लिया है, केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसकी बात भी करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या क्या पहचान होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। देखिए क्या क्या पहचान हो सकती है, हो सकता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो वहां पर कुछ गैस इवॉल्व हो जाए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, वहां पर कोई गैस का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे इन पे, अभी केवल बस छोटा सा इंट्रोडक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने KClO3 लिया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, इसे पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका बन जाएगा KCl प्लस O2। तो ये जो ऑक्सीजन है ये गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। जैसे आप इसको हीट करोगे, सॉल्ट होता है, सॉलिड होता है, हीट करोगे तो KCl अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन आपको दिखाई पड़ेगा, आप इसको एक्सपेरिमेंटली करोगे तो ऑक्सीजन वहां पर दिखाई पड़ेगा। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, इट इज ये जो आपको पूरा प्रोसेस दिख रहा है ये लैब प्रिपरेशन मेथड है ऑक्सीजन का। ठीक है, 14 आप नोट भी कर लो, ये आपके जरूर काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द फॉर्मेशन इज द लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। हमें अगर लैब में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है तो कौन से मेथड से, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो कौन सा मेथड, ये वाला मेथड। ठीक है, सो लैब प्रिपरेशन मेथड है ये, आप लिख लो, लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को लैब में बनाने का मेथड है। तो KClO को हीट किया, क्या हुआ, गैस का इवोल्यूशन हुआ, इससे मैं पता चल गया कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए दूसरा और क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ये तो समझ में आ गया, लेकिन प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है। देखिए प्रेसिपिटेट को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई मान लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कुछ हमने कोई सॉल्ट भरा हुआ है या कोई एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है, किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये एक्वस वर्ड का क्या मतलब है, एक्वस वर्ड मतलब जैसे
आप अगर सॉल्ट को, मतलब जो घर में यूज करते हैं सॉल्ट, अगर उसको पानी में डाल दो तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे सॉल्ट का। तो किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल ही ले लिया, मान लीजिए मैंने AgNO3 ले लिया। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को घोला हुआ है इसमें, तो सिल्वर नाइट्रेट और AQ लगा देते हैं। इसका मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट पानी में घुला हुआ है। ठीक है, अगर AgNO3 लिखा हुआ है मतलब सॉल्ट के फॉर्म में, इसके आगे AQ लिख दिया मतलब एक्वस लिख दिया, मतलब ये पानी में घुला हुआ है। और एक हमने टेस्ट ट्यूब ये लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने कुछ मान लेते हैं NaCl भर दिया। NaCl तो सिंपल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं घर में। इसके बीच, इसके नीचे भी हमने एक्वस लिख दिया, मतलब इसका भी हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, पानी में घोला हुआ है। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या किया, एक में हमने मान लेते हैं ये बड़ा सा कंटेनर है या कोई टेस्ट ट्यूब है, उन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को इसमें डाल दिया। अब क्या देखोगे, क्या देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक आपको सॉल्यूशन दिखाई पड़ रहा है, बीच में जो नीचे है, नीचे कुछ आपको सॉलिड फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, सॉलिड व्हाइट कलर का। तो ये सॉलिड फॉर्म में आपको दिखाई पड़ा है ना, सॉलिड फॉर्म में, ये इसी को हम बोलते हैं PPT। और ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल। तो जब दो रिएक्शन होते हैं, जब दो रिएक्टर मिलते हैं और उनमें से कोई इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ऐसा हुआ तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी केमिकल रिएक्शन का ही एक इंडिकेशन है। तो जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो AgNO3, नीचे हम एक्वस जरूर लिखेंगे, नहीं तो ये रिएक्शन गलत माना जाएगा, मतलब पानी में घुला हुआ। साथ में मान लीजिए हमने NaCl लिया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में लिया। अगर इनका रिएक्शन होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ से Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो इनके आयन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका AgCl, और ये AgCl ही क्या है, PPT है, मतलब प्रेसिपिटेट है। कैसा है, व्हाइट कलर का है। ठीक है, व्हाइट कलर का है, और साथ में क्या बन जाएगा आपका, AgCl तो बन गया, और NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ये जो होता है ये सॉल्युबल होता है। ये कैसा होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। अगर ये इनसॉल्युबल है तो नीचे जम जाएगा, बैठ जाएगा PPT के फॉर्म में। लेकिन ये कैसा होता है, घुल जाता है, सॉल्युबल होता है। अगर ये सॉल्युबल है तो इसके नीचे आप एक्वस लिख सकते हो। सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की वजह से ये केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। इसके अलावा और भी कई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, देखिए दो मैंने बता दिए आपको, इसके अलावा और कई हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं फिर बताता हूँ। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया, इसके अलावा और क्या हो सकता है, थर्ड एनर्जी चेंज, जैसे कोई एनर्जी चेंज हो जाए। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी चेंज अब यहां पे भी दो तरीके हो सकते हैं एनर्जी चेंज के। एक हो सकता है एंडोथर्मिक और एक क्या हो सकता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। और अगर किसी भी प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन में हीट या एनर्जी बाहर निकले उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, डिटेल में बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फोर्थ क्या हो सकता है, स्टेट चेंज हो जाए, मतलब हो सकता है सॉलिड हो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। कैसे भी स्टेट चेंज हो रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फिफ्थ कलर चेंज। जैसे मान लीजिए कोई भी आपने इनिशियल कोई भी चीज़ ली, रिएक्शन कर रहा है तो उसका कलर चेंज हो जाए, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, येलो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट नोट लिख दूँ, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहता हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का आपको अंदाजा देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे 5 अलग अलग हों। कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पर आपको हो सकता है 2 इंडिकेशन मिल जाए, 3 इंडिकेशन मिल जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख रहा हूँ, देयर आर सम रिएक्शन, देयर आर, या मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ज़्यादातर ही रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर है हम ये लिखें,
most of the reactions may show more than one characteristic, ठीक है, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कलर चेंज भी शो कर रहा हो, साथ में स्टेट चेंज भी शो कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी चेंज हो रहा हो, साथ में प्रेसिपिटेट भी फॉर्मेशन हो रहा हो। ठीक है, तो इनकी बात हम डिटेल में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इसे लाइक कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपकी स्क्रीन में जो हमारे नंबर शो हो रहे हैं उससे आप हमारी लाइव क्लासेस से भी, ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं।